इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स गेट कैंसल्ड। ये लाइन आएगी यहाँ पर, क्यों आई वो समझाने के लिए आपको ये जरूरी है। ऐसे ही समझो कि ऊपर भी 5 न्यूटन से खींचना चाह रहा है, नीचे भी 5 न्यूटन से, इसलिए कहीं का नहीं रह पाएगा और फाइनली ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन वही किसकी डायरेक्शन है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सर इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। एक्सिस की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ है, तो क्या ये इसके ठीक अपोजिट नहीं होगी? अरे देखो ध्यान से, ये इसके ठीक कैसी है, अपोजिट है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 29 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। लास्ट लेक्चर में अपन ने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी और आज हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है सर? ऐसी लाइन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस के या इलेक्ट्रिक डाइपोल के कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। उस लाइन को अपन क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, या परपेंडिकुलर लाइन भी आप कह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। इस लाइन पर या इस पूरे के पूरे प्लेन पर, ठीक है, प्लेन भी कंसीडर आप कर सकते हो। प्लेन कैसे सर? कि सर जैसे ये अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइन है, तो ये अगर इसकी इक्वेटोरियल लाइन है तो वो प्लेन जिस पर ये इक्वेटोरियल लाइन मौजूद है उस प्लेन को कह सकते हैं कि सर इस प्लेन पर इस पूरे के पूरे प्लेन पर, अब हो सकता है कि ये आपका पी पॉइंट इस पूरे के पूरे प्लेन पर कहीं पर भी हो सकता है कि ठीक इसके ऊपर हो सकता है कि यहां पर हो, कहीं पर भी, तो कहीं, लेकिन होगा इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर। तो पूरे के पूरे इक्वेटोरियल प्लेन पर सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो अपन डिराइव करके यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो चूंकि जनरली लाइन कंसीडर करते हैं तो अपन लाइन कोई दिक्कत नहीं। Consider an electric dipole due to which we have to calculate electric field. एक डायपोल कंसीडर करेंगे जिसकी वजह से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, जो कि कहां पर मौजूद है, इक्वेटोरियल लाइन, या आप स्लैश करके प्लेन भी आप यहां पर लिख सकते हैं। Which is at r distance from O, जो कि इस O बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये जो O है, O क्या है? इस इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर है। इससे कितनी दूरी पर है ये पी पॉइंट? सर इससे r दूरी पर है ये। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसकी वजह से क्या। ठीक वही प्रोसेस रहेगा जैसा कि अपन ने एक्सिस में किया था, तो ठीक यहां पर भी अपन को वैसे ही करना है कि सर अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी अपने पास वो कितनी आएगी सर? कि सर इसी की एक्सिस पर, इसी लाइन से, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ जाती है, तो ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ गई सर? दूर की तरफ गई है, इस प्रकार से। आना बोलो, इसी लाइन ऑफ एक्सिस में इससे दूर जाती हुई ये होगी सर अपने पास E1, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई ये आएगी अपने पास क्या? E1। ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? आपको पता है नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट नहीं कहना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट करती है। तो टर्मिनेट करती है यानी कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ रखूं कि इसकी तरफ जाती हुई होए, कि सर इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के इसकी तरफ जाती हुई, कि सर इस प्रकार इसके तरफ आ रही होगी और यहां पर आकर के टर्मिनेट कर जाएगी। तो ये किसकी दिशा है सर? ये E2 की दिशा है, जो कि अपने पास इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है सर, और ये अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। बात आती है सर मैग्नीट्यूड की, तो कि सर वो कैसा होगा, वो किस तरफ होगा, तो वो उसकी अगर अपन बात करें तो आइए वो उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो E1 क्या आ गया सर? E1 आ गया अपने पास KQ बाय, अब सर ये दूरी कितनी है? देखिए आपको यहां पर एक ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल PO, अगर इसको मैं कुछ M बोलूं और इसको मैं कुछ N बोलूं, तो ये जो राइट ट्राइंगल आपको दिख रहा है POM, तो यहां से अपन इस PM की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला अगर आप यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ से आपके पास ये दूरी कितनी आ जाएगी सर? ये दूरी आपके पास आ जाएगी यहाँ पर अपने पास क्या चीज? R² प्लस L² का रूट।
और ठीक ये दूरी भी उतनी ही होगी। सर क्यों? क्योंकि देखिए ये भी L है, ये भी R है, तो ये वाली जो दूरी होगी PN, अरे कैसा ट्राइंगल है? आइसोस्केलस ट्राइंगल हुआ, मतलब जिसकी दो साइड्स बराबर होती है तभी ये दोनों एंगल बराबर है। खैर वो वाली बात नहीं है, यहाँ पर दूरी की बात है। तो अपन क्या करते थे, इसकी दूरी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्योंकि पहले से रूट में है तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। बट आप चाहो तो इसको पूरी तरीके से भी लिख सकते हो कि सर दूरी तो ये है, स्क्वायर करने पर ये भले ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास अलग हो जाएगा, वो बात अलग है, वो बात यहाँ पर अलग है। ठीक है सर। और तो आप दिशा की अगर बात करो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि किसकी तरफ है सर, ये अलोंग, अलोंग MP, MP के अलोंग है ये जो MP वेक्टर है इसके ये अलोंग है। M के बाद P लिखना जरूरी है, PM नहीं लिख सकते, MP, M से P की तरफ जाती हुई। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी किसकी वजह से, -Q की वजह से, कितनी हो जाएगी सर, कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -Q इज, -Q की वजह से कितनी मानी है सर अपन ने, E2 मानी है। किस दिशा में है, PN की दिशा में है। और मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो बिल्कुल सेम ही मैग्नीट्यूड रहेगा। सर क्यों? क्योंकि ये दूरी PN और PM आपस में कैसे है, बराबर है, इसलिए इसका भी जो दूरी होएगा वो भी कितना हो जाएगा, बिल्कुल सेम। ठीक है। और ये इसकी दिशा किस तरफ है सर, P से N की तरफ जाती हुई, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, PN वेक्टर। हाँ ना बोल भैया, मेरी बात आपको बिल्कुल भी समझ आ गई है तो हाँ बोल दो, नहीं आई है तो ना भी बोल सकते हो। ठीक है। इजी सी चीज है, सिंपल सी चीज है, सिर्फ अपन को दूरी कंसिडर करनी थी। और आप देख सकते हो यहाँ पर इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड कैसा है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। ठीक है। अरे दिशा भले ही अलग हो, एक M से P की तरफ जा रही हो, एक इस तरफ जा रही हो, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो दोनों का दोनों यहाँ पर मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो इक्वेशन 1 और 2 से अपन क्या कह सकते हैं कि सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अपन क्या कह सकते हैं कि E1 का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यहां पर दिशा के साथ लिखी है ना अपन ने, इसलिए वो बराबर है E2 के मैग्नीट्यूड के। आप चाहो तो E1 बराबर E2 इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कोई बुराई वाली बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड सर कैसा है, यहां पर डायरेक्शन अलग हो चाहे, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का यहां पर कैसा है सर, दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पर सेम है। ठीक है सर। अब आपको अगर मैं आगे लेके चलूं तो आपको यहां पर ये समझना पड़ेगा क्या चीज, कि सर इन दोनों की रिजल्टेंट, अब अपन क्या निकालने जा रहे हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो रिजल्टेंट के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सर दो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। तो E1 को भी और E2 को वेक्टोरियली ऐड कैसे करेंगे, कि सर वेक्टोरियली ऐड करने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं, अपन इन दोनों ही वेक्टर के कंपोनेंट कर देते हैं, अपन इन दोनों ही वेक्टर के कंपोनेंट। सर कंपोनेंट कैसे करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, अच्छा पहली बात तो ये बताओ कि सर ये थीटा है तो ये भी, अरे सीधी सी बात है, ये वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रही है, थीटा, तो ये भी एक्स एक्सिस या थीटा बनेगा, सीधी सी बात। तो वेक्टोरियली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। सर कंपोनेंट कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए, किसी भी वेक्टर का उस एक्सिस के साथ कॉस कंपोनेंट जाता है जिसके साथ वो थीटा बना रहा है। अब देखिए वेक्टर की ये छोटी मोटी चीजें मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर वाले लेक्चर में आपको करा रखी है, दोबारा मैं एक्सप्लेन क्यों ही करूंगा, तो जब आप वहां पर आप उसको कवर करके आ सकते। तो इस तरफ इसका कौन सा कंपोनेंट करेगा सर, इस तरफ इसका कॉस कंपोनेंट गिरेगा, और इस तरफ इसका साइन कंपोनेंट गिरेगा। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, जिस तरफ थीटा बनाता है उस तरफ कॉस गिरता है। ठीक है सर। अब वही अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो E2 का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, E2 का इस तरफ भी कॉस ही जाएगा, क्योंकि जिस जिस साइड से, जिस एक्सिस से थीटा जुड़ा हुआ होता है उस तरफ उसका कॉस जाता है। और इस तरफ क्या जाएगा सर, इस तरफ इसका जाएगा साइन, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ना इसलिए।
तो इस तरफ इसका चला गया सर अपने पास साइन कंपोनेंट, तो ये क्या बन गया सर, E2 साइन थीटा, और ये जो दूरी है अपन को पता है R। तो अब आपने क्या किया, इस E1 वेक्टर का कंपोनेंट करके इन दोनों में तोड़ दिया, इस E2 वेक्टर का कंपोनेंट करके आपने इन दोनों में तोड़ दिया। अब ये E1 और E2 आपको नहीं दिखने चाहिए, अब आपको क्या दिखने चाहिए, ये E1 का कॉस और साइन और E2 का कॉस और साइन दिखने चाहिए। E1 E2 गायब हो चुके, अपन ने उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है। इससे अपन को ये साफ साफ दिख रहा है कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा आपस में कैसे है सर, वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली मतलब इस दिशा को बोलते हैं वर्टिकली और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकली कैसे है, ये दोनों अपोजिट है, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स गेट कैंसल्ड। ये लाइन आएगी यहां पर, क्यों आई वो समझाने के लिए आपको ये जरूरी है कि सर चूंकि साफ साफ दिख रहा है, फ्रॉम फिगर वी कैन से, इस फिगर से अपन कह सकते हैं क्लियरली कि ये दोनों ही कंपोनेंट आपस में वर्टिकली कैंसिल कर रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सर E1 और E2 कैसे है, जैसे कि ऐसे क्या होता है, अपन ऊपर अगर 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है और नीचे भी अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम फोर्स लग रहा है। और सेम इसलिए कह रहा है क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर है, थीटा दोनों के लिए सेम है, तो साइन थीटा भी दोनों के लिए सेम होएगा। तो इसको ऐसे ही समझो कि ऊपर भी 5 न्यूटन से खींचना चाह रहा है, नीचे भी 5 न्यूटन से, इसलिए कहीं का नहीं रह पाएगा, और फाइनली ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। अगर किसी पॉइंट पर एक तरफ 5 न्यूटन का लग रहा है और उसी तरफ 5 न्यूटन का और लग रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट पर टोटली कितना लग रहा है, इस तरफ 10 न्यूटन का लग रहा है, ये समझाना चाह रहा है। तो अब अपन फाइनली क्या लिख सकते हैं, यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने से पहले अपन यहां पर ये लिख सकते हैं कि सब फ्रॉम फिगर वी कैन से, लिख लो आप, फ्रॉम फिगर वी कैन से, फिगर से अपन क्या कह सकते हैं, वी कैन से कि वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2 दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो गए, गेट्स कैंसल्ड, कैंसल हो गए हैं, वाइल जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स गेट्स एडेड, ऐड हो गए। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, और इस लाइन के बिहाफ पर आप कह सकते हो कि फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, जो आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है, वो आपकी क्या आई है, EQ का मतलब है बच्चों यहां पर इक्विटोरियल। अरे किस पे निकाल रहे हैं, इक्विटोरियल प्लेन पे निकाल रहे हैं, इसलिए EQ लिख रहा हूं। तो आपके पास कितने आ गया सर EQ, कि सर आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, या इसके अलोंग आ जाएगी और दोनों एड ऑन हो जाएंगे। तो क्या आ गई सर, ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहां तक पिक्चर क्लियर है क्या? वो बात अलग है कि इक्वेशन 3 का यूज करके अब अपन आगे E1 और E2 को सेम ही कंसीडर करेंगे। दैट्स द अनदर टॉपिक, वो अभी अपन कवर करेंगे। बात ये कि समझ में आया नहीं आया कि इस प्रकार से यहां तक पहुंचना है कि सर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करी पहले, प्लस क्यू की वजह से दूर जाती हुई, माइनस क्यू की वजह से पास आती हुई, फिर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के जब कंपोनेंट करे तो हमने ये पाया कि सर वर्टिकल कंपोनेंट्स तो इसके कैंसिल ही हो जा रहे हैं, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही ऐड ऑन कर पाएंगे अपन। तो इन्हीं की वजह से फाइनल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है और वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन 1 2 3 4। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ के बाद अगर अपन आगे बढ़े तो अपन क्या कह सकते हैं सर कि E1 और E2 बराबर है ना, तो अपन कह सकते हैं कि सर फ्रॉम इक्वेशन 3 अपन क्या कह सकते हैं कि इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या आई है सर, आपके पास आई है E1 और E2 बराबर है, तो अपन कह सकते हैं ये भी इसको भी E मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि E1 और E2 बराबर है,
तो मान लेते हैं ये दोनों किसी ई के बराबर है, जिसकी वैल्यू दोनों के लिए सेम थी। क्या थी सर? के क्यू बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर था, इसलिए अपन ने वो स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल कर दिया। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये भी क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो दोनों मिलाकर के क्या हो गए सर, 2e cos थीटा। हाँ ना बोल भैया, यहां तक पिक्चर क्लियर है। यहां पर ई क्या है, ई है ये, जो कि बेसिकली इक्वेशन और 1 और 2 से। अब बात आती है, ये तो है सर इसका मैग्नीट्यूड ये तो इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कहाँ है सर? तो मैंने आपको बताया कि इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई है कि सर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की तरफ ही आई है। इसका मतलब क्या है सर? सर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों जो ऐड हुए हैं, ये इनकी जो डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सर इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है। आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, इस तरफ जाती हुई। लेकिन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है। अरे यही तो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डायरेक्शन नेट एक्सिस की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ है। तो क्या ये इसके ठीक अपोजिट नहीं हो गई? अरे देखो ध्यान से, ये इसके ठीक कैसी है, अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अपन कैसे लिख सकते हैं, वो अपन लिख सकते हैं 2e cos थीटा माइनस का पी कैप। हाँ ना बोल भैया कि सर पी कैप के ठीक कैसी है, अपोजिट। यहां तक पिक्चर क्लियर है? आगे बढ़ा जाए क्या? यस सर, आगे बढ़ा जाए। अब अपन क्या करेंगे, इस ट्राइंगल से, ये जो ट्राइंगल है ना, कहां से सर, फ्रॉम ट्राइंगल पीओएम, पीओएम ट्राइंगल से अगर अपन cos थीटा का मान निकाले तो क्या बोलेंगे सर? cos थीटा होता है पंडित बद्री बाय हर, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है सर? एल है। हाइपोटेन्यूज कितनी है सर? ये है। तो कितना आ गया सर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मान। हाँ ना बोल भैया, बस इसकी वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे। तो यहां से अपने पास इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई सर? ये आ गई सर अपने पास 2। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है सर ये के क्यू और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर आगे बात करें तो cos थीटा भी तो है, तो cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा? cos थीटा की जगह आ गया सर एल अपॉन रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और फिर डायरेक्शन आ गई अपने पास यहाँ पर माइनस का पी कैप। क्या यहां तक आपको पिक्चर क्लियर है क्या? एक बारी ठीक से देख लो, समझ लो, और मुझे बताओ क्या यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? हाँ ना बोलो। यस सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो फिर आगे बढ़ते हैं सर। अब यहां तक आपको चीजें समझ में, तो अगर मैं इन दोनों को अगर कंसाइज करूं तो क्या लिख सकता हूं सर? मैं लिख सकता हूं कि मुझे पता है ये कोई ए मानू अगर मैं, तो यहाँ पर ए की पावर 1 है और यहाँ पर ए की पावर हाफ है। हाँ ना बोल? अरे यार, रूट का मतलब क्या होता है? पावर कितनी? हाफ। ये तो पता ही होगा आपको, नहीं पता तो याद रखना। रूट का मतलब पावर कितनी होती है सर? हाफ पावर होती है। तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी तो कितनी बन जाएगी? 3/2। अरे एक में आधा जोड़ोगे तो कितना? 3/2, 1.5 ही तो आएगा, सिंपल सी बात है। तो फाइनली इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई सर? तो सर ये हो गई अपने पास के और क्यू हो गया अपने पास, ठीक है। और इस 2 को अगर मैं इसके साथ लिख दूं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है क्या? हाँ सर, मुझे पता है अब की बार कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने पिछली बार भी ऐसा ही किया था। ये बना करके आपने इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट लिख दिया था। हाँ सही पकड़े हैं, बिल्कुल ऐसा ही करना है आपको भी। ये अपन क्यों बनाते हैं? ताकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला बन जाए, इसलिए। और नीचे क्या है सर अपने पास? नीचे है आपके पास इसकी पावर 3/2, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे माइनस का। अब फिर वही लास्ट जैसे डेरिवेशन किया था वही वाली बात, क्या चीज कि सर यहां पर आपके पास एल जो है वो क्या है? एल इज वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू आर। तो अपन क्या करेंगे? एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे और इसको यहां पर 0 मान लेंगे।
तो जीरो जैसे ही मानेंगे अपने पास इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके क्या आएगी, इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ गई अपने पास के, और ये क्या हो गया पी, ये क्या बन गया सर अपने पास माइनस का पी कैप, ठीक है। और नीचे अपने पास क्या आ गया सर, नीचे आ गया सर अपने पास ये, इसको तो जीरो मान लिया तो ये बन गया आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी 3/2। अब आपको पता है पावर पे पावर जब चढ़ती है तो क्या हो जाता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पर भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्यूब अपने पास बच जाएगा। तो फाइनली अपन कह सकते हैं कि आपकी इक्विटोरियल फील्ड क्या आई, आपके पास इक्विटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है वो आई है आपके पास माइनस का के पी वेक्टर बाय, माइनस का के पी वेक्टर बाय आर क्यू। पी वेक्टर कैसे लिखा समझ में आया, पी, पी मैग्नीट्यूड और पी कैप यूनिट वेक्टर दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिर्फ पी वेक्टर बचता है। ये तो है डायरेक्शन फॉर्म में, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है तो आपका जवाब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही है। अरे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो उसका जवाब क्या होगा कि सर मैग्नीट्यूड तो यही है केपी बाय आर क्यू। माइनस चिन्ह सिर्फ ये बता रहा है कि आपकी जो इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड आई है यही, यही क्या है आपके पास, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यही क्या है, इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या है, इक्विटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसकी जो डायरेक्शन आई है और पी यानी कि डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो आपस में कैसी है, अपोजिट है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, यहाँ पर माइनस साइन बता रहा है शोज, ठीक है, हेयर नेगेटिव साइन शोज, हेयर नेगेटिव साइन शोज क्या बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल प्लेन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ EEQ electric field at equatorial plane and the direction of electric dipole moment are opposite। ये चीज यहां पर ये बता रहा है, यहां पर ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि इस P की डायरेक्शन और इस EQ की डायरेक्शन आपस में कैसी है, अपोजिट है, बस और कोई मतलब नहीं। मैग्नीट्यूड इसका इतना ही। तो दोनों में क्या अंतर आया सर कि सर आपके पास एक्सियल पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, एक्सियल पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी 2 kp बाय आर क्यूब, और यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये। तो ये और ये दोनों आपको यहां पर क्या करना है, याद रखने हैं। ये दोनों ही दोनों आपको क्या करना है, यहां पर याद रखने हैं। ये दोनों के दोनों आपको यहां पर क्या करने हैं, याद रखने। आई होप आपको ये इसका पोस्टमार्टम डायरेक्शन के साथ भी क्लियर हुआ होगा और ये डेरिवेशन भी आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि किस प्रकार से अपन एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल और इक्विटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो बस यही था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।